नमस्कार दोस्तों, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे बिजनेसमैन का बैंक में कैश क्रेडिट लोन अकाउंट होता है। तो बैंक आपसे जब भी आपका कैश क्रेडिट बैंक अकाउंट होता है तो आपसे हर महीने या फिर क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट मांगती है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स का मुझे फ़ोन आता है कि स्टॉक स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए। उनको उसमें बहुत ही दिक्कत आती है कि स्टॉक स्टेटमेंट बनाते समय कौन से अमाउंट कैसे कैलकुलेशन करके देने हैं। तो उसके बारे में ये मैंने वीडियो बनाया है। तो इसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि स्टॉक स्टेटमेंट जिसमें स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर्स ये तीन जो बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं वो कैसे हम ले और उसका कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन के साथ अब देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर स्टॉक स्टेटमेंट फॉर सीसी अकाउंट इन बैंक। Preparation of stock statement for cash credit loan. Basic information required as per bank's sanction terms. First, CC limit sanction as per the sanction letter of bank. बैंक के सैंक्शन लेटर के हिसाब से आपको कैश क्रेडिट लिमिट कितना सैंक्शन किया है वो हमको कंसिडर करना पड़ेगा। सेकंड, मार्जिन परसेंटेज टू बी मेंटेन इन केस ऑफ स्टॉक। सैंक्शन लेटर में स्टॉक के लिए कितना मार्जिन बताया गया है, यानी अगर स्टॉक 100 है तो कुछ परसेंटेज हमको माइनस करना पड़ता है। तो सैंक्शन लेटर में 25% और 30% इतना मार्जिन अगर है तो वो हमको स्टॉक में से उतना परसेंटेज माइनस करना पड़ता है। थर्ड, मार्जिन परसेंटेज टू बी मेंटेन इन केस ऑफ रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स के बारे में भी सैंक्शन लेटर में दिया जाता है कि आप कितना परसेंटेज मार्जिन माइनस करेंगे उस रिसीवेबल्स के अमाउंट से। इट मे बी 30%, 40%. Then fourth, stock to be eliminated as specified by bank. स्टॉक जो ओल्ड है या फिर नॉन मूविंग स्टॉक है कंपनी में जिसकी वैल्यू बहुत ही कम है या फिर ज़ीरो है, तो ऐसा स्टॉक भी हमको माइनस करना पड़ता है। रिसीवेबल्स एज स्पेसिफाइड बाय बैंक। बैंक के सैंक्शन लेटर में कितने दिन तक के डेटर्स या रिसीवेबल एक्सेप्टेबल है बैंक को वो दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 90 days, 180 days, like this. Now, information required from customers or borrowers accounting record. आपका जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उससे कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टॉक स्टेटमेंट बनाने के लिए लगेगी। फर्स्ट, स्टॉक वैल्यू एज ऑन पर्टिकुलर डेट फॉर विच स्टॉक स्टेटमेंट इज़ टू बी सबमिटेड। जिस डेट का आपको स्टॉक स्टेटमेंट देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मंथ एंड हो, तो उस डेट का स्टॉक वैल्यू आपके पास होना चाहिए। स्टॉक इंक्लूड रॉ मटेरियल, WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो स्टॉक के जो भी फॉर्म्स में स्टॉक है कंपनी में, तो वो सब टाइप के स्टॉक आपको वैल्यूएशन आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में होना चाहिए। तो तीनों मिला के जो भी वैल्यू है वो स्टॉक स्टेटमेंट में मेंशन करनी है। देन थर्ड, नॉन मूविंग और ओल्ड स्टॉक वैल्यू। अगर कोई नॉन मूविंग या फिर ओल्ड स्टॉक है, जैसे कि हमने सैंक्शन लेटर में मेंशन किया हुआ वो क्लॉज देखा, तो इसकी भी वैल्यू हमको निकालनी चाहिए जो हमको माइनस करनी है।
Then debtors or receivable of sales as on particular date for which stock statement is to be submitted. जिस डेट का आपने स्टॉक का वैल्यू लिया है उसी डेट का डेटर्स का टोटल वैल्यू आपको लेना है, यानी सेल्स रिसीवेबल आपके जो भी है उस डेट को टोटल उसका वैल्यू चाहिए. एज वाइज बाइफर्केशन ऑफ अबो डेटर्स इन 90 डेज 180 डेज एंड मोर. ये जो डेटर्स है रिसीवेबल्स है वो एज वाइज आपको बनाने होंगे, यानी 90 डेज तक कितने डेटर्स की अमाउंट है, अबो 90 टू 180 डेज़ के बीच में कौन से डेटर्स है उनकी वैल्यू, और मोर देन 180 डेज़. तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हमको लेना चाहिए, वो है क्रेडिटर्स ऑफ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डेट फॉर विच स्टॉक स्टेटमेंट इज़ टू बी सबमिटेड. तो स्टॉक और डेटर्स की जो हमने जिस डेट की वैल्यू ली है अकाउंटिंग रिकॉर्ड से उसी डेट के हमको क्रेडिटर्स यानी जो भी हमारे परचेस के पेएबल्स है उसकी टोटल वैल्यू हमको लेनी है. सो फ्रेंड्स, now we will see how to give above information on letterhead of our business as stock statement with hypothetical amounts. So we have taken date as 31st 12 2019. Total stock is 40. All amounts are in lakhs, it is presumed. So total stock is 40. It includes raw material, WIP, finished goods, all. Then less creditors for purchases. So deduct from it creditors for purchases. It is assumed that 4.64 lakhs. Less non-moving stock, slow-moving stock. If there is any non-moving or slow-moving stock in the company, then we have to deduct it. And after this, we get net paid stock, that is A1 minus A2 and A3. So we get net paid stock. Now we have to consider prescribed margin by bank in its sanction letter. So we assume 25% as prescribed margin. So we have to deduct that margin from this net paid stock and it comes to 8.84 lakhs. Then drawing power against stock. So we will get drawing power of stock after deduction of margin. So 35.36 minus 8.84 is equal to 26.52. It is drawing power of your stock. Now we will move to calculation of receivables or debtors. So book debts as per book statement outstanding up to 90 days or such other period as per sanction terms. So we have to take book debts or debtors as per the sanction letter up to 90 days or 180 days, whichever is allowed. So we have assumed 60.30 lakhs as debtors. Less doubtful for recovery. If there is any doubt for recovery of these book debts or debtors, then that portion should be deducted from these book debts. So net book debts, that is debtors, is 60.30. We have not taken any doubtful for recovery amount, so it is 0. So same amount will come as book debts. Less prescribed margin in percentage. We have assumed 40% as prescribed margin by the bank for debtors.
So we will deduct this prescribed margin 40% from this book date amount, which comes to 24.10. So after deducting this margin, we get drawing power against book dates, that is A8 minus A9. So this is 36.20. So drawing power of debtors is 36.20. Now we see total drawing power, including drawing power of stock and drawing power of debtors. So drawing power of stock is 26.52 plus drawing power of book debts is 36.20. So final drawing power is 62.72 lakhs. So this is your drawing power for the month end December 2019 in our example. So you can check your CC limit as per the sanction letter and compare it with this drawing power. So this is how we give stock statement and calculate drawing power in case of cash credit account. So thank you friends. Thanks for watching and goodbye. तो दोस्तों, इस तरह से आप अगर करेक्ट स्टॉक स्टेटमेंट बैंक में सबमिट करते हैं तो आपकी ड्राइंग पावर भी करेक्ट कैलकुलेट होगी और आपको आपके पास स्टॉक और डेटर्स ज़्यादा होकर भी कम ड्राइंग पावर में बिज़नेस करने की नौबत नहीं आएगी। बहुत बार हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बैंक में ऑडिट करते हैं तो बहुत सारे अकाउंट्स में स्टॉक स्टेटमेंट में गलतियाँ होती है और ड्राइंग पावर भी जो बैंक ने कैलकुलेट की है वो गलत होती है। एक तो बहुत सारे केस में स्टॉक स्टेटमेंट में जो अमाउंट दी है उससे ड्राइंग पावर कम आती है और बैंक में ज़्यादा लिमिट दिया जाता है, तो ऐसे भी क्यूरीज उसमें आती है। तो आपको इस वीडियो से ये पता चल गया होगा कि स्टॉक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो आपने इस वीडियो को अगर शेयर किया तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन को इसका फ़ायदा होगा और आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए, तो आपको आगे आने वाले सभी वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स।